बीबी जी, मैंने नवीद साहब को फ़ोन किया और अभी पूछा है। वो बोल रहे हैं कि साहब मज़ीद एक हफ़्ता और रुकने का इरादा रखते हैं। क्यों खाला? भी नवीद ने बोला है कि साहब की और लोगों के साथ मीटिंग्स बुक है जिनको एक हफ़्ते में निपटा नहीं पाए हैं, जिसकी बिना पर उन्हें एक हफ़्ता मज़ीद रुकना पड़ेगा। ओह अच्छा। खाला भी मूसा ने यकीनन मुझे फ़ोन या मैसेज किया होगा, मगर मुझे तो अपना फ़ोन देखने की फुर्सत ही नहीं मिली है। देखिए ना, सुबह से हम दोनों मूसा की आमद की खुशी में तैयारियों में इतनी मशगूल हो गई थी कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। वर्दा ने अपनी बातिनी हालत को छुपाते हुए बात को बदलने की भरपूर कोशिश की। चलो खैर है बीबी जी, अच्छा है साहब अपने सारे काम निपटा कर आएंगे, ऐसे रोज़ रोज़ थोड़ी जाने होता है। जी बिल्कुल खाला भी, मैं तो एक और हफ्ता इंतज़ार की सूली पर लटकी रहूँगी। यहाँ पर 1 घंटा गुजारना महाल हो रहा है और मज़ीद एक हफ्ते का इंतज़ार। वर्दा का जी चाहा दाड़े मार मार कर रोए। खाला भी अपने दयान में चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाने लगी। खाला भी, मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं ज़रा ऊपर कमरे में जा रही हूँ, कुछ देर आराम करूँगी। फ़ोन भी ऊपर पड़ा हुआ है, मूसा यकीनन फ़ोन करते रहे होंगे। बीबी जी आप जाएं, लेकिन वो पूछना था कि ख़रीदारी के लिए जाना है फिर। ड्राइवर को बोल देती हूँ ताकि वो गाड़ी तैयार रखे। खाला भी ख़रीदारी के लिए कल चले जाएंगे, क्या ख्याल है? वैसे भी मूसा 1 हफ्ते बाद वापस आ रहे हैं तो अभी ख़रीदारी के लिए काफ़ी वक्त है। बीबी जी कल दरस कुरान भी होगा। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, दरस कुरान के बाद चले जाएंगे। ठीक है बीबी जी। वर्दा ने जख्मी दिल के साथ जीने चढ़ना शुरू कर दिए। कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद करके उधर ही फर्श पर देर हो गई। बच्चाओं की अजियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आंखें रो रो कर सूज गई। मूसा कब आओगे और कब मेरे दिल पर बड़ा भारी भरकम पत्थर सरकेगा? मेरे लिए तो अब सांस लेना भी महाल हो रहा है। मूसा मैं ऐसे तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। दिल का बोझ हल्का करके वर्दा अपने बिस्तर की तरफ बढ़ी और सिंगार में इस पर पड़ा फ़ोन देखा। इस पर व्हाट्सएप की मिस कॉल देखकर फौरन दिल की धड़कन तेज हो गई। गौर से देखने पर पता चला वो कॉल मूसा की नहीं बल्कि जूबी की थी। जूबी, आज 3 दिन गुजर चुके हैं, आज फिर से मुझे क्यों कॉल की है? सरहद से फ़ोन उठाकर कॉल मिलाई। दूसरी बेल पर जूबी की खांसी के साथ कमज़ोर आवाज़ गूंजी। वर्दा मुझे माफ़ कर दो, मैं उस दिन अपनी बात मुकम्मल न कर पाई और फिर बेहोश हो गई थी। कोई बात नहीं जूबी, आप अपनी बात को मुकम्मल करो, मैं हमतन गोश हूँ। जूबी ने लंबी सांस खींची और अपनी अधूरी दास्तान जुल्म दोहराना शुरू कर दी, जिस दास्तान का एक एक लफ्ज़ वर्दा की रूह को चलने के लिए जा रहा था। साकत बेटी वर्दा जूबी की एक एक बात को अपने अश्कों में बहा रही थी। वर्दा, पता है मैं कैसे मूसा के कमरे तक पहुंची थी? मैंने मूसा के कमरे तक पहुंचने के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई थी। जूबी कांसते हुए गोया हुई। मूसा की बिल्डिंग में मौजूद बाकी कमरों के मकीन लड़कों के साथ मेरा एक मुआहदा तय पाया कि अगर मुझे उन्होंने मूसा के कमरे में आने जाने की तमाम औकात के साथ साथ बिल्डिंग सिक्योरिटी पासवर्ड और फिर मूसा के कमरे की डुप्लीकेट चाबी मुझे पहुंचाएगी और बाकी तमाम मालूमात के बारे में मुझे आगाही देंगे, और फिर मेरा मकसद पूरा होने के बाद मुझे उनकी मतलूबा ख्वाहिश को पूरा करना होगा। मेरे ऊपर जुनून सवार था कि मुझे सिर्फ मूसा को पाना है। मैंने एक मर्तबा भी उनकी डिमांड के बारे में न पूछा और न ही उन्होंने मुझे बताया। मुझे अपने ऊपर इंतहा दर्जे का इत्तेमाद था कि मैं इंतहा दर्जे की खूबसूरत लड़की हूँ, नहायत आसानी से मूसा को अपने जंगल में पास लूँगी, फिर मुझे उन लड़कों की कोई परवाह नहीं होगी। हम इंसानों के मंसूबे कुछ दागे जैसे कमज़ोर होते हैं, लेकिन और अब जिसने हमें पैदा किया है, हम उसकी तकसीम और हिकमतों को पसीपुस डालकर ज़मीर पेरोशी पर उतराते हैं। हमें इब्लीसी हथकंडों में लज्जत महसूस होने लगती है। अपने नफ्स की सौदेबाजी हमारी शैतानी जहन को तकवीत पहुंचाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये सब वक्ती होता है और बाद में सिर्फ पछताओं की भट्टी में जलना बाकी रह जाता है। मैं अपने शैतानी मंसूबा समेत मूसा के कमरे में उसके वापस आने से पहले ही मौजूद थी, और यहाँ लिबास और खुशबू के मरगोले एक नौजवान मर्द को बहकाने के लिए काफ़ी थे। मूसा के कमरे में दाखिल होते ही मैं लपक कर उसके साथ चिमट गई। मूसा इस अचानक अवतार पर हवा से बहता हो गया और खुद को संभालते हुए मुझे जोर से धक्का देकर खुद से दूर धकेला और शदीद गुस्से में दौड़ा। ये क्या बदतमीजी है? तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी जरूरत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? मेरे कमरे से अभी के अभी दफा हो जाओ। मूसा अपनी आंखों को छुपाए गुस्से से चिल्ला रहा था। मैंने बोला है दफा हो जाओ मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त, वरना। मूसा मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी बात, अभी के अभी निकलो मेरे कमरे से बाहर। जब मैंने अपनी बात और ख्वाहिश को बेवकत होते देखा तो मैंने अपना गिरबान चाक कर लिया और मूसा को बहकाने के लिए आखिरी हरब आजमाने के लिए आगे बढ़ गई। मूसा ने मुझे अपने करीब आते देखकर पूरी कुव्वत के साथ एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त न कर पाई और मूसा के गिरबान को भी चाक कर दिया। बदकिस्मती से या फिर इत्तेफाकन तुम उसी वक्त मूसा के कमरे के बाहर दस्तक दे रही थी। मूसा की का जाने वाली नज़रों ने मुझे कमरे में मजीद रुकने ना दिया और दरवाज़ा खोलते ही मुझे तुम नज़र आ गई और मैंने अपना आखिरी खेल भी टोंक दिया। मैं अपने झूठे मूठे ड्रामे को कामयाब होता देखकर बहुत खुश हुई कि अब मूसा सिर्फ मेरा होगा।
तुम मूसा से तलाक ले लोगी और मूसा का बड़ा भाई मूसा को ज़िना बिल जबर के जुर्म में मुलविस मजबूर होकर मेरे से निकाह करवा देगा, मगर मेरा शैतानी मंसूबा मुझे ही ले डूबा। मूसा की बिल्डिंग से निकलते साथ ही वो लड़के जिनके साथ मेरा मुआहिदा तय पाया था, वो मुझे शहर के बहुत मशहूर बार में ले गए और फिर मेरे से मेरा उनके साथ किया गया वादा याद दिलाया और फिर उसकी वसूली का मुतालबा कर दिया। मैं शदीद गम और गुस्से में पागल हलाल और हराम की तमीज़ मुकम्मल तौर पर खो चुकी थी। एक के बाद एक गिलास चढ़ा रही थी। ज़ुबी ने कांसते हुए अपनी बात जारी रखी। फिर उसके बाद वो लोग अपने बनाए गए मंसूबे के तहत मुझे अपनी मतलूबा जगह ले गए और मेरे जिस्म को अपनी हौस का निशाना बनाते रहे। मैं जो दूसरों के घरों को तोड़कर अपना शाना बनाने आई थी, मैं जो सिर्फ अपने नफ्स की पुजारन बन गई थी और शैतान के रास्ते पर चल पड़ी थी, जब मेरे रब ने मेरी दराज रस्सी को खींचा तो मैं मुंह के बल गिर पड़ी। अपनी इज्जत को तार तार करवा के बिस्तर पर नीम मुर्दा पड़ी थी। जब मैं होश की दुनिया में आई तो सब कुछ फना हो चुका था। मैं लटी पटी बेयार मददगार हॉस्टल के कमरे में थी। मेरे घर वाले इस बात से मुकम्मल तौर पर बेखबर थे। इस हादसे ने मुझे जहनी मरीज बना दिया। मैं किसी को इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती थी क्योंकि ये सब किया धरा मेरे अपने हाथों का था। मैं जालिम थी, मैंने अपने आप के साथ खुद दुश्मनी की थी। और फिर जब अल्लाह की पकड़ आई तो मेरे जिस्म व जान ने तड़पना शुरू कर दिया। इम्तिहान ख़त्म होने पर घर वापस आ गई। चंद महीने गुजरे तो मुझे खांसी बुखार ने आ लिया। छोटी छोटी बात पर एलर्जी और नज़ला ज़ुकाम हो जाता। वज़न कम होना शुरू हो गया। आखिर तंग आकर जब ब्लड टेस्ट करवाया तो HIV पॉजिटिव आया। मेरे हाथ पांव फूल गए। अपनी माँ को बताने की सकत न थी। बहरहाल चुपके चुपके अपना इलाज करवाती रही। वरना मुझे अल्लाह की शदीद पकड़ आई और मैं एड्स के मरज़ में मुब्तला हो गई। मुझे इन यूनिवर्सिटी पिलो से एड्स मिला है। आज मैं बिस्तर मर्ग पर पड़ी एड्स की जानलेवा बीमारी के आखिरी स्टेज पर हूँ। मेरी कुव्वत मुदाफ़अत बिल्कुल न होने के बराबर है। कोई दवाई मुझे इस तकलीफ से निजात नहीं दिला सकती है। वरना मुझे तुम्हारी और मूसा की माफ़ी की अशद ज़रूरत है। अल्लाह का वास्ता है, मुझे सच्चे दिल के साथ माफ़ कर दो प्लीज़। मैं मानती हूँ मेरा जुर्म नाकाबिल माफ़ी है। मैंने पाकदामन मर्द को ज़ानी कहलवाने की भागदौड़ की कि शायद वो मेरा बन जाए। मैंने रहमान से मांगने के बजाय शैतान का रास्ता चुना, वरना मेरा बुखार तो कभी उतरा ही नहीं है। मेरे गले से पानी भी नीचे उतारना नहायत मुश्किल है। मेरा मुंह मेरा गला सब ज़ख्मों से चलनी है। ज़ुबी ने कांसी को रोकने की भरपूर कोशिश की। मैंने सिर्फ एक ही दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे वर्दा और मूसा से माफ़ी मांगने का मौका दे दे। वर्दा देख लो, सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कबूल हुई है और मुझे इतराफ़ जुर्म का मौका मुयस्सर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। वर्दा मैं अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मूसा से भी मेरी बात करवा दो। वर्दा ने अपने आंसू को साफ करते हुए बोला, ज़ुबी मूसा तो घर पर नहीं है, वो तो बिजनेस ट्रिप पर है। नंबर दे देती हूँ, अगर वक्त मुयस्सर हुआ तो आप बात कर लेना। वैसा मेरा नहीं ख्याल वो ऐसे किसी अनजान नंबर से कॉल लेंगे। वर्दा मुझे कोई खबर नहीं कब मैं इस पानी दुनिया से कोच कर जाऊँ। अगर मेरी बात मूसा से न हो पाई तो प्लीज़ मेरा पैगाम उस तक पहुँचा देना। मूसा मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दे प्लीज़। ये एक ख़ताकार की इल्तिजा है। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे तौबा का मौका दिया है और मैंने तुमसे बात भी कर ली। मैं अपने तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी दिल की अता गहराइयों से मांगती हूँ। वर्दा बोलो, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। ज़ुबी, मैंने आपको माफ़ किया है सच्चे दिल के साथ। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। ज़ुबी की नहीब आवाज़ शदीद कांसी में बदल गई और फिर फ़ोन पर उभरने वाली आवाज़ भी साकत पड़ गई। जी अंकल, सब अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी एक हफ़्ता मज़ीद रुकना पड़ेगा, नई डील चल रही है। अब देखें किस हद तक कामयाबी मिलती है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मूसा बेटा, तुम मुझे कभी भी मायूस नहीं करोगे इंशाअल्लाह अंकल। और सुना, वर्दा कैसी है? मैंने बारहा कॉल की है। उसके नए वाले नंबर पर उसका नंबर मसरूफ़ मिल रहा था। मैंने सोचा आपके साथ बात कर रही होगी। नहीं अंकल, मैं तो बस थोड़ी देर कबल ही नई पार्टी से मिलकर बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। आप सुनाए, आंटी की तबीयत कैसी है? वो अब पहले से बेहतर है। बस बेटा, गुजारा चल रहा है। दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती जा रही है। अल्लाह रहम करे, आमीन। मूसा ने दिल से दुआ दी। मूसा बेटा, अभी मैं चलता हूँ। मुझे डॉक्टर के साथ तुम्हारी आंटी की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाही लेनी है, तो फिर बात होगी। ओके अंकल, अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन बंद करते ही जालिम हसीना की याद ताज़ा हो गई। वो जो गुज़िश्ता 6 दिनों से सब्र किए हुए था कि न मैसेज करना है और न कॉल करनी है। एकदम दिल ने सरगोशी की कि एक मरतबा कॉल कर ही डालूं। फिर सोचा वर्दा को सीधा करने के लिए अंदाज बदलना पड़ेगा। व्हाट्सएप कॉल कर पुराने मैसेजेस को दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। पता नहीं मुझे याद करती है या फिर हर वक्त सलवातें ही सुनाती रहती है। मूसा अकेले ही मुस्कुराए जा रहा था। फ़ोन बंद करके गाड़ी की सीट पर रखने के लिए सोच रहा था कि बीप ने सोचों का तसलसल तोड़ा। मैसेज खोला तो चेहरे पर मुस्कान दर आई। सर, कुछ देर कबल बीबी जी ने खाला बी के ज़रिए आपकी वापसी के बारे में मालूमात ली है और पूछा है कि आप कौन से वक्त घर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बीबी जी बाज़ार जाना चाहती है। मूसा ने जल्दी से टाइप करना शुरू किया।
ہاں یار نوید، میں آپ کی بیوی جی کو سرپرائز دینے کے لیے ساری تفصیلات نہیں دے رہا تھا. خیر چلو، آپ نے بتا دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کی بیوی جی کے ساتھ خالہ بھی اور ڈرائیور ساتھ جائیں اور بینک سے کیش رقم لے کر کل صبح ہی پہنچا آنا. جو آپ کی بیوی جی نے خریداری کرنی ہے وہ آسانی سے کر لیں گی. کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. میں رقم 10 بجے تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ. موسیٰ کا دل شدت سے مچلا کہ صرف 1 منٹ کی کال کر کے وردہ کی آواز ہی سن لے، مگر پھر وردہ کی عقل کا سوچ کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا. وردہ بیگم کی جب سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. اب ٹیڑھی کیر شاید میری گھر واپسی تک سیدھی ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو دین کی سمجھ بوجھ دے اور خاوند کے حقوق و واجبات کو پورا کرنے کی توفیق دے. آمین. بی بی جی ڈرائیور باہر گاڑی میں منتظر ہے. آپ آرام سے تیار ہو کر باہر آ جائیں. میں ذرا باہر باغیچے میں جا رہی ہوں. جی چاہ رہا کہ آج سورج کی تپش کو محسوس کروں. جی خالہ بھی آپ جائیں، میں تیار ہو کر آپ کو بلانے آؤں گی. میرا تو آدھا گھنٹہ ابایا پہننے اور سکارف اوڑھنے میں لگ جائے گا. کوئی بات نہیں بی بی جی، آپ اس ہولیے میں بہت معتبر لگتی ہے. آپ بہت اپنی اپنی سی لگتی ہے. کیوں خالہ بھی ویسے اپنی اپنی نہیں لگتی ہوں. ارے کیوں نہیں بی بی جی، بس اس ہولیے میں آپ بہت خاص دکھتی ہے ماشاءاللہ. چلے آپ کہتی ہے تو مان لیتی ہوں. وردہ نے مسکراتے ہوئے زینے چڑھنا شروع کر دیا. اپنی طرف سے عجلت میں تیاری شروع کر دی، مگر پھر بھی 25 منٹ گزر گئے. کیا مصیبت ہے یار، کب میں اس کو پہننا سیکھوں گی. عجیب سی چیز ہے یہ بھی. وردہ نے اکتاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر پر آخری بن جڑی. حجاب سے فراغت کے بعد بےتابی سے فون چیک کیا. وردہ دن میں بار بار اپنا فون دیکھتی کہ شاید موسیٰ کا کوئی میسج یا پھر کوئی کال آئی ہو. خود کال یا میسج کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. بجھے دل کے ساتھ فون واپس پرس میں ڈال کر زینے اتر کر گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی تو